अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है केल्विन साइकिल, या इसका दूसरा नाम डार्क रिएक्शन भी है, या इसको C3 पाथवे भी कहते हैं, जो बाद में हम देखते हैं क्यों कहते हैं। बेसिकली केल्विन साइकिल को मेल्विन और केल्विन नामी साइंसदान ने डिस्कवर किया था और उसके कोवर्कर्स साथी भी थे। केल्विन साइकिल को डार्क रिएक्शन इसलिए कहा जाता है बिकॉज इस रिएक्शन के लिए या इस साइकिल के लिए लाइट नेसेसरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये अंधेरे में ही होगा, ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट भी हो सकता है और इन द एब्सेंस ऑफ लाइट भी हो सकता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं या गलत कंसेप्ट ले लेते हैं कि ये सिर्फ रात के वक्त ही होगा, ये दिन के वक्त भी हो सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइट इज नॉट एसेंशियल फॉर दिस रिएक्शन। बेसिकली केल्विन साइकिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा लिक्विड प्रेजेंट होता है उसके अंदर होता है और स्टार्ट होता है 5 कार्बन कंपाउंड के साथ, जो कि पड़ा होता है उसी स्ट्रोमा के अंदर। सो द 5 कार्बन कंपाउंड दैट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा इज रूबिलोज बाइफॉस्फेट। इट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। ये जो सर्कल है ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास कार्बन नंबर 5 पर भी फास्फेट प्रेजेंट होता है और कार्बन नंबर 1 पर भी फास्फेट प्रेजेंट होता है। सो हियर इज 5 कार्बन कंपाउंड दैट इज RUBP, रूबिलोज बाइफॉस्फेट। बाई मीन 2 फास्फेट, कार्बन नंबर 1 पर भी और कार्बन नंबर 5 पर भी। आपकी बुक के अंदर 3 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं RUBP के, फॉर कन्वीनियंस, आप लोगों की आसानी के खातिर। अदरवाइज ये एक ही हमारे पास जो कंपाउंड है, एक ही मॉलिक्यूल आगे जो है ना बाइंड करता है एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ। यहाँ आसानी की खातिर 3 लिए गए हैं। सो 3 अगर हमारे पास इस तरह के मॉलिक्यूल हों 5 कार्बन वाले, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 5C, दैट इज 5 कार्बन कंपाउंड। सो द टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स विल बी 15। आसानी की खातिर यहाँ साइड पर मैं आप लोगों को समझाता जाता हूं कि ये 15 कार्बन किस तरह से हो रहे हैं। अगर हमारे पास 5 कार्बन वाले इस तरह के 3 मॉलिक्यूल हों, यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन के लिए साइड पर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये हमारे पास 5 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल RUBP, ये हमारे पास 5 कार्बन वाला दूसरा मॉलिक्यूल RUBP का, और ये हमारे पास 5 कार्बन वाला तीसरा मॉलिक्यूल RUBP का। तो अब हम कार्बन काउंट करें तो हमारे पास 5 ये हो गए, 5 ये 10 और 5 ये 15 कार्बन। तो इस तरह के हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं? 3 मॉलिक्यूल हैं 5 कार्बन वाले। ये हमारे पास 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बाइंड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल के साथ। अगेन फॉर कन्वीनियंस आपकी बुक के अंदर कितने लिए गए हैं? 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए गए। और ये प्रोसेस हमारे पास, ये जो स्टेप है, ये जो फेज है, ये कार्बन फिक्सेशन कहलाता है, बिकॉज यहाँ पर कार्बन को फिक्स किया जा रहा है। और इस स्टेप को जो कैटलाइज करेगा इस रिएक्शन को, वो हमारे पास एक एंजाइम है, इसका नाम है रूबिस्को। दैट इज रूबिलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। यानी ये कार्बन को भी फिक्स कर सकता है, ऑक्सीजन को भी, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन। अगर कार्बन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की वी कैन से, तो ये कार्बन को फिक्स करेगा, और अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये ऑक्सीजन को फिक्स करेगा। लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वी कैन से दैट, तो इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा। सो इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को 5 कार्बन कंपाउंड RUBP फिक्स करेगा CO2 को। तो हमारे पास 6 कार्बन वाले टेम्पोरेरी कंपाउंड बनेंगे RG, बिकॉज दीज आर हाईली अनस्टेबल। तो यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशंस अगर हम करें और ये कार्बन्स की तादाद को काउंट करें, तो हमारे पास 5 कार्बन वाला कंपाउंड पहले से था और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है। 3 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ये साइड पर मैं समझाता हूँ आप लोगों को।
अगर हम एक यहाँ पर कार्बन को लें तो हमारे पास 5 कार्बन वाला ये पहले से कंपाउंड है, एक और कार्बन इसमें शामिल कर दें तो हमारे पास 6 कार्बन वाला एक अनस्टेबल कंपाउंड बन जाएगा और दोनों तरफ से हमने फास्फेट भी लगा दिया। तो इस तरह के हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेंगे वो 3 मॉलिक्यूल बनेंगे जो कि हाईली अनस्टेबल हैं। सो हमारे पास 6 कार्बन वाले कितने 3 कंपाउंड, हियर द नंबर ऑफ कार्बन 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 कार्बन। तो इसको समझते हैं। यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास 5 कार्बन वाले हमने कितने कंपाउंड लिए थे, कितने मॉलिक्यूल लिए थे 3, तो हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल और इसके साथ यहाँ से एक कार्बन यहाँ से जोड़ दें तो हमारे पास 6 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल ये बन गया। इसी तरह फिर दूसरे को ले आए यहाँ पर 5 कार्बन वाले को, तो इसके साथ भी एक कार्बन शामिल होगा तो इसमें हमारे पास कितने कार्बन हो जाएंगे 6, यानी ये भी जो कंपाउंड बनेगा या मॉलिक्यूल बनेगा वो हमारे पास 6 कार्बन वाला। तीसरे को ले आए 5 कार्बन कंपाउंड को, जिसमें हम एक और कार्बन क्या करेंगे शामिल करेंगे, तो ये भी 6 कार्बन वाला कंपाउंड। तो 5 कार्बन वाले हमारे पास 3 यहाँ पर कंपाउंड थे, 3 मॉलिक्यूल थे और यहाँ पर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, यानी हर मॉलिक्यूल में एक कार्बन क्या हुआ है शामिल हुआ है। तो 6 कार्बन वाले हमारे पास 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 6 और 6 12 और 6 18 हो गए। बिकॉज दीज 6 कार्बन कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल, दीज आर हाईली अनस्टेबल, कि जो ही बनेंगे उसी वक्त टूट जाएंगे। तो अगर हम इनको ब्रेक कर दें यहां दरमियान से हर एक मॉलिक्यूल को, 6 कार्बन वाला ये जो मॉलिक्यूल अगर ब्रेक करें इसको सेंटर से दरमियान में से, तो 3 कार्बन वाले हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ये 3 कार्बन और ये हमारे पास 3 कार्बन। तो हर जो मॉलिक्यूल है जब ये ब्रेक होगा, स्प्लिट होगा, बिकॉज दिस इज हाईली अनस्टेबल, तो ये 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड देगा, 3 कार्बन वाले। तो यहां पर हम जब इनको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल, यू कैन सी हियर, नंबर 1 3 कार्बन वाला, ये 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। सो 3C मल्टीप्लाई बाई 6, तो अगेन यहां पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने होंगे 18। अब यहां पर फास्फेट अगर आप लोग देखें तो सिर्फ कार्बन नंबर 3 पर प्रेजेंट है। जब हम इसको क्या करेंगे यहां पर स्प्लिट करेंगे, कार्बन नंबर 1 2 कार्बन नंबर 3, सो कार्बन नंबर 3 पर फास्फेट प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल के, इसी तरह इसके भी और इसी तरह इस मॉलिक्यूल के भी। इनकी भी अगर हम नंबरिंग करें इस साइड से तो यहां से करेंगे 1 2 एंड 3, तो हमारे पास ये जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बना है, दिस इज अ स्टेबल कंपाउंड। ये जो हमारे पास 6 कार्बन वाला कंपाउंड बना था ये हमारे पास हाईली अनस्टेबल था। So the first stable compound is contains 3 carbon. That's why the cycle is also called as C3 cycle or C3 pathway. और इसको कहा जाता है 3-phosphoglycerate, 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 glycerate। 8 बेसिकली एसिड को रिप्रेजेंट करता है तो हम इसको 3-phosphoglyceric एसिड भी कहते हैं, इसलिए इसको 3PGA भी कहा जाता है, 3PGA। उसके बाद कार्बन फिक्सेशन यहां पर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमारे पास रिडक्शन का स्टार्ट होता है। अब इस 3 कार्बन वाले जो हमारे पास 6 कंपाउंड है, इस 3 कार्बन वाले कंपाउंड की क्या होगी रिडक्शन। बेसिकली लाइट रिएक्शन के अंदर जो 2 हमारे पास चीजें बनती हैं वो हमारे पास एक तो ATP होती है और दूसरा हमारे पास NADPH होता है। तो यहां पर हमारे पास ATP की एनर्जी इस्तेमाल होगी और 6 ATP मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे, यूटिलाइज होंगे यहां पर, और 6 ATP चेंज हो जाएंगे 6 ADP के अंदर। 6 क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं उसके लिए यहां पर हम देखते हैं साइड में। अगर हमारे पास 3 कार्बन वाले, अभी हमने कहा है
3 कार्बन वाले हमारे पास 6 मॉलिक्यूल हैं। Here are 3 carbons molecules which in number are 6। ये हमारे पास चौथा, ये हमारे पास पांचवा और ये हमारे पास छठा। तो इस तरह के अगर हमारे पास 6 मॉलिक्यूल हों तो उनमें हमने कार्बन नंबर 3 पर पहले से फास्फेट प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 1 पर अगर फास्फेट ऐड करना हो तो उसके लिए हमें यहाँ भी फास्फेट लगाना पड़ेगा, यहाँ भी फास्फेट। इसका मतलब वो हमें 6 फास्फेट लगाने पड़ेंगे। इसलिए जो एटीपी के हमारे पास मॉलिक्यूल हैं वो कितने लगेंगे, 6 एटीपी मॉलिक्यूल्स। और 6 एटीपी मॉलिक्यूल्स, ये पहले से जो फास्फेट प्रेजेंट था कार्बन नंबर 3 पर, अब कार्बन नंबर 1 पर फास्फेट क्या होगा, ऐड होगा। रिमेंबर वन थिंग, हमारे पास जो फास्फेट ऐड हो रहा है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल पर नहीं हो रहा, 3 कार्बन वाले कितने मॉलिक्यूल पर हो रहा है, 6 मॉलिक्यूल्स पर। तो इसीलिए कितने एटीपी यूज होंगे, 6 एटीपी यूज होंगे। सो ये हमारे पास जो कंपाउंड अब बना है इसको हम कहते हैं, बिकॉज अब 2 फास्फेट हैं तो इसको कहते हैं 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट, या इसको बिसफॉस्फोग्लिसरेट भी पढ़ते हैं, बाईफॉस्फोग्लाइसरेट, 1,3 बाईफॉस्फोग्लाइसरेट। इसके बाद एटीपी जो लाइट रिएक्शन में सिंथेसाइज हुए थे वो यहाँ पर इस्तेमाल हो गए हैं, आगे भी होंगे। इसके बाद हमारे पास जो NADPH बने थे लाइट रिएक्शन में वो यहाँ पर क्या होंगे, यूटिलाइज होंगे और रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन करेंगे किसकी, 1,3 बाईफॉस्फोग्लाइसरेट की। अच्छा, अगर नंबरिंग की बात करें कार्बन की तो अब भी 3 कार्बन वाले हमारे पास कितने हैं, 6। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 18। स्टिल वी हैव 18 कार्बन। 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट की रिडक्शन होगी, हमारे पास मॉलिक्यूल 6 हैं तो यहाँ पर जो NADPH है वो भी कितने इस्तेमाल होंगे, 6। सो NADPH वो भी कितने इस्तेमाल होंगे, 6। और वो अपने हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे किसको, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट को। दूसरे अल्फाज में गेन ऑफ हाइड्रोजन होगी किसकी तरफ से, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट की तरफ से। तो इसका मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। सो 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट की रिडक्शन होगी और 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट किस में चेंज होता है अभी देखते हैं, 6 NADPH चेंज हो जाएंगे, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है NADPH की, तो ये चेंज हो जाएगा 6 NADP+ के अंदर। साथ ही में 6 इनऑर्गेनिक फास्फेट भी निकल जाएंगे। ये जो हमने यहाँ पर 6 फास्फेट ऐड किए थे 6 ATP, वो अगेन यहाँ से निकल जाएंगे। यानी यहाँ पर हमने क्या किए थे, इनको 6 ATP लगाकर ऐड किए थे फॉस्फेट्स को। अब अगेन ये हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी इस स्टेप के अंदर। तो हमारे पास हाइड्रोजन ऐड होने के बाद अब ये एसिड नहीं रहा, ये हमारे पास बन गया है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, बिकॉज कार्बन नंबर 3 पर स्टिल फॉस्फेट प्रेजेंट है, लेकिन कार्बन नंबर 1 से ये रिमूव कर दिया गया है। तो हमारे पास मॉलिक्यूल 6 थे तो 6 इनऑर्गेनिक फास्फेट हमने कार्बन नंबर 1 से रिमूव कर दिए हैं। तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल बना है इसे हम कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या G3P भी कहा जाता है इसको। सो नंबर ऑफ कार्बन अगेन हमारे पास 3 कार्बन वाले कितने मॉलिक्यूल हैं, 6। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर स्टिल 18। यहां पर हमारे पास जो G3P के 6 मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, उनमें से एक मॉलिक्यूल रिएक्शन से निकल जाएगा और वो शुगर बनाएगा। G3P का 1 मॉलिक्यूल, ये हमने एक मॉलिक्यूल यहां से निकाल लिया। तो अगर 6 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल निकल जाए तो बाकी कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। यहां पर देख लें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो हमारे पास हैं 6। तो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6।
अब इनमें से अगर हम एक को रिमूव कर दें, जैसे ये अगर हमने एक को क्या कर दिया, या एक साइकिल से निकल गया दूसरे फाज में, बाकी कितने बचेंगे? 3 कार्बन वाले, 1 2 3 4 और 1 5 बचेंगे। सो हमारे पास 3 कार्बन वाले जो G3P हमारे पास हैं, वो हमारे पास 3 कार्बन वाले अब कितने हैं? 5। सो नंबर ऑफ कार्बन 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो हमारे पास 15 कार्बन। अब ये जो हमारे पास G3P का मॉलिक्यूल निकला है, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो ये हमारे पास शुगर बनाएगा या फिर अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाएगा। ये जो शुगर हम यहाँ पर जो है ना 3 कार्बन वाले ले रहे हैं, ये ट्राइओज शुगर है। सो अगर हम ग्लूकोज की बात करें जो फोटोसिंथेसिस में हमारे पास सिंथेसाइज होती है, तो उसका फार्मूला C6H12O6 होता है। जबकि यहाँ से जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिल रहा है, ये C3H6 और O3 होता है। सो अगर हम सपोज कह लें कि अगर हमने ग्लूकोज बनानी है फोटोसिंथेसिस में, सो ये जो हमारे पास साइकिल है, एक दफ़ा साइकिल चलने पर हमारे पास ये C3H6O3 दे रहा है, तो दूसरी दफ़ा अगर ये साइकिल रिपीट हो मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमारे पास ये क्या देगा? C6H12 और O6 देगा। तो ग्लूकोज पैदा करने के लिए अगर हम 3 मॉलिक्यूल लेते हैं यहाँ पर RuBP के और कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल, तो कैल्वन साइकिल जब 2 दफ़ा रिपीट होगा, 2 दफ़ा चलेगा, तो हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल देगा। तो हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल है वो शुगर का एक मॉलिक्यूल निकलेगा, और वो ग्लूकोज भी बना सकता है या दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी बना सकता है। अब चूंकि एक यहाँ से साइकिल से निकल गया है, तो हमारे पास जो बाकी बचे हैं 3 कार्बन वाले, वो हमारे पास 5 बचे हैं, जो कि 15 कार्बन के बराबर हैं। अब यहाँ पर जो मकसद था फोटोसिंथेसिस का, वो तो हासिल हो गया है, ग्लूकोज या शुगर हमें मिल चुकी है। अब ये आगे साइकिल क्यों चलता है? क्योंकि रीजनरेशन होनी है किसकी? RuBP की। तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो किसका है? रीजनरेशन का है। सो रीजनरेशन ऑफ RuBP, यहां पर हम रीजनरेट करते हैं इसको, तो हमारे पास 3 कार्बन वाले इस तरह के कितने 5 मॉलिक्यूल हैं, जबकि यहां पर 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल हैं। तो रीअरेंजमेंट के अंदर अगर हमारे पास 3 कार्बन वाले 5 हों, तो 5 कार्बन वाले 3 होंगे सिंपली, और यहां पर जो है ना फॉस्फेट प्रेजेंट है। सो 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल, अगेन नंबर ऑफ कार्बन 5C मल्टीप्लाई बाई 3, सो नंबर ऑफ कार्बन 15। इसको यहाँ साइड पर थोड़ा सा समझते हैं। हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल थे 3 कार्बन वाले, उनको हमने चेंज किया है 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल में। पहले 3 कार्बन वाले 5 थे, अब 5 कार्बन वाले 3 हैं। सो यहां पर अगर 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल हों, these are 5 carbon molecules containing 1 phosphate at carbon number 5। तो हमारे पास अगर यहाँ फॉस्फेट्स की बात करें, तो नंबर ऑफ फॉस्फेट को काउंट करें। 3 कार्बन वाले हमने कहा 5 मॉलिक्यूल हैं, तो काउंट करें 1 2 फॉस्फेट, 3 4 5 फॉस्फेट। जबकि यहाँ पर कितने फॉस्फेट बचे हुए हैं? हमारे पास 3 फॉस्फेट बचे हुए हैं। तो इसका मतलब साइकिल में से कितने फॉस्फेट निकल रहे हैं? 2 फॉस्फेट, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स यहाँ से निकल जाएंगे। तो हमारे पास अगर 5 कार्बन वाले यहाँ पर अब 3 हैं, तो यहाँ भी 5 कार्बन वाले कितने हैं? 3 है। फर्क सिर्फ क्या है, यहाँ कार्बन नंबर 5 पर भी फॉस्फेट प्रेजेंट है और कार्बन नंबर 1 पर भी क्या है? फॉस्फेट प्रेजेंट है। इसका मतलब है हमें फॉस्फेट ऐड करनी पड़ेगी, फॉस्फेट ऐड करने पड़ेंगे। तो क्योंकि मॉलिक्यूल हमारे पास 3 है, तो यहाँ भी फॉस्फेट ऐड करना है। एक फॉस्फेट यहाँ ऐड होगा, दूसरा फॉस्फेट यहाँ ऐड होगा, और तीसरा फॉस्फेट कार्बन नंबर 1 पर यहाँ ऐड होगा। सो नंबर ऑफ ATP यूज्ड इन दिस रिएक्शन आर 3। सो 3 ATP रिएक्शन में हिस्सा लेंगे और वो अपने फॉस्फेट ऐड करेंगे कार्बन नंबर 1 पर एट ईच मॉलिक्यूल। सो 3 ATP विल बी चेंज्ड इनटू 3 ADP। तो अगेन ये हमारे पास जो RuBP है ये रीजनरेट हो जाएगा। अब चूंकि हमारे पास
अगर बात करें थोड़ी सी कैलकुलेशंस की, तो हमारे पास जो एटीपी यूज़ हो रहे हैं 6 एटीपी यहाँ पर 1 साइकिल की बात हो रही है, तो 6 एटीपी यहाँ यूज़ हुए हैं और 3 एटीपी यहाँ पर यूज़ हुए हैं। सो जो टोटल एटीपी यूज़ हो रहे हैं वो हमारे पास कितने हो गए, 6 एटीपी प्लस 3 एटीपी, इट विल बी इक्वल टू 9 एटीपी मॉलिक्यूल्स। और अगर NaDH की बात करें तो वो हमारे पास कितने यूटिलाइज हुए हैं, 6 NADPH ये यूज़ हुए हैं। और अगर इनऑर्गेनिक फास्फेट्स की बात करें तो 6 इनऑर्गेनिक फास्फेट यहाँ से निकल रहे हैं, 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट यहाँ से 8 और 1 इनऑर्गेनिक फास्फेट यहाँ से निकलेगा, क्योंकि शुगर के अंदर कोई फास्फेट नहीं होता तो 1 इनऑर्गेनिक फास्फेट यहाँ से निकलेगा। तो टोटल इनऑर्गेनिक फास्फेट्स की बात करें तो हमारे पास कितने, 9 इनऑर्गेनिक फास्फेट यहाँ से साइकिल में से रिलीज हुए हैं, निकल गए। सो हियर इज द कैल्वन साइकिल। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा।